Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the second video of continuation of life processes. इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड विद द गैसियस एक्सचेंज जो है जो कनेक्ट हो रखे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ के साथ डायग्राम बनाते रहें ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो मुश्किल है. तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप साथ के साथ अगर काम करते रहेंगे तो काफ़ी आसान है. सो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं ऊपर हेड से. हेड बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है. ठीक है, ये फोर हेड हो गया, नोज हो गई एंड ये माउथ हो गया एंड ये हेड हमारा पूरा हो गया. सी कितना आसान है. इसके ऊपर से जो है एक डक्ट निकाल दें. ठीक है, माउथ के अंदर भी जो है एक पाइप है एंड ये भी हम रखेंगे. फिर उसके बाद इसको नीचे कर दे. लो जी, एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया ऊपर वाला. ठीक है, आसान है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे चल के इसके दो पार्ट हो जाते हैं. एक पार्ट राइट हैंड साइड, एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड. एक जो पार्ट है वो तो चला जाता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, इसोफेगस बनता है. लेकिन ये जो पार्ट है ये लंग की तरफ जाता है. ठीक है, एंड इसी वजह से इसके अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग नाम भी दे देते हैं. जैसे यहाँ वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लैरिंग्स. एंड कोई फूड का पार्टिकल यहाँ पर ना आए, इसी वजह से यहाँ पे एक फ्लैप है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस. एपी का मतलब ऊपर, ग्लोटिस इज दी ओपनिंग. तो ओपनिंग के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस. एंड यहां पर ये सेपरेट होकर के गया है नीचे की तरफ. यहां पर कुछ सर्कुलर रिंग्स हैं एंड जब ये आगे बढ़ता है तो जैसे लंग के पास जाता है तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेज होगी. और जो दो ब्रांच है उसके साथ में हमारे दो बड़े बड़े लंग्स हैं. ये हमारा एक लंग हो गया और ये हमारा दूसरा लंग हो गया. तो स्टमक को मैं काट दूं क्योंकि ये तो हमें दिखाना है ही नहीं. ये हो गया. यहाँ पे एक छोटी सी नोच भी है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच. यहाँ पर एक्चुअल में हार्ट होता है, तो थोड़ा सा इस साइड जो है फंसा हुआ है. हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ होता है. तो यहाँ पर हार्ट है तो यहाँ पर जो है कार्डियक नोच है. कार्डियक नोच, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो हमारे जो ये लंग है, थोड़ा छोटा बना दें. हमारा जो ये लंग है ये लंग एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. जिसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी को थोरेकिक कैविटी भी कह सकते हैं. ये हमारा थोरैक्स वाला पार्ट है. नीचे एक मसल प्रेजेंट है भाई. उस मसल को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा. बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है ये. इसका नाम है डायफ्राम. डायफ्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायफ्राम नीचे भी जाती है और ऊपर भी. तो डायफ्राम का नीचे जाना और ऊपर आना, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर की एडजस्टमेंट होती है. और जब प्रेशर की एडजस्टमेंट होती है उसी की वजह से बाहर की एयर जो है अंदर की तरफ आती है और जो अंदर की एयर है वो बाहर की तरफ जाती है. तो डायफ्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लंग्स के नीचे जो है वो प्रेजेंट है. सो दिस इज ट्रैकिया. ये ट्रैकिया है.
हमारे जो लंग है उसको सराउंड करने के लिए एक और मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं प्लूरा। यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम कहने लग रहे हैं प्लूरा। प्लूरा क्यों है? प्लूरा इस वजह से है ताकि एडिशनल प्रोटेक्शन जो है वो इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, सीरस फ्लूइड कहते हैं। वो सीरस फ्लूइड जो है वो ऑर्गन को लिक्विड के अंदर रखता है, जिसकी वजह से अगर बाहर से अगर कोई फोर्सफुली कोई अटैक करता है तो लंग के ऊपर डैमेज जो है कम से कम हो सके, जरूरी है ये, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रैकिया है, जब ये दो पार्ट में हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। एंड इसके बाद में ये अलग अलग पार्ट के अंदर बटा हुआ है। ये एक पार्ट, लेट्स से ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, लेट्स से ये चौथा पार्ट। एंड डिवीजन हो करके कई सारे और भी पार्ट जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक पार्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी एक पार्ट बना हुआ है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी। सो मैं एक को जो है लेबलिंग कर देता हूँ, दूसरे को नहीं करता, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम जो है वो बचे, वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। सो जैसे जैसे ये एंडिंग की तरफ आते हैं तो एंडिंग की जो डक्ट है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद में जो एंड है उसको कहते हैं एल्वियोलाई। एलोलाई जो है वो छोटे छोटे गैस के गुब्बारे हैं, बैलून होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे रियल में गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। ये जो अब हम इसको दिखाने लग रहे हैं, ये कार्टिलेज की रिंग है, सी शेप है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। ये हमारा फेरिंक्स वाला पार्ट है। ये पैलेट है, बताओ भाई हार्ड पैलेट होगी सॉफ्ट पैलेट होगी? ये नेजल पैसेज, ये हमारा नोज हो गया एंड ये हमारा माउथ हो गया। डायग्राम मुश्किल है, आसान है ना? साथ के साथ बनाया करो, देखो कितने आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिगन होता है कहाँ? नोज से। तो हमारा नोज है, नोज के अंदर जो है दो नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में एक सेप्टम है एंड जो एयर जो है वो यहाँ से पास होती है, कहाँ से? नोस्ट्रल से, यानी नोज से। हमारा नोज जो है कई सारे काम करता है, जैसे कि हेयर्स प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट होने से क्या होगा, जो भी एयर जाने लग रही है डस्ट वगैरह को जो है बीच में रोक देगा। एयर के अंदर हो सकते हैं जम्स वगैरह भी हो, तो यहाँ पर कई सारा म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है और जो म्यूकस है वो उस डस्ट को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने की वजह से साफ एयर ही आगे जाती है, इम्प्योर एयर जो है वो अंदर नहीं जा पाती। एंड जो भी वेस्ट एयर है वो पुनिट की फॉर्म में या जो हमारा रीट जो है उसकी फॉर्म में जो बाहर निकल जाता है। जब ये इससे आगे बढ़ता है तो नेजल पैसेज स्टार्ट होता है। ये नेजल पैसेज है, ये हमारा पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, जब हम ह्यूमन को काट के देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है नेजल पैसेज। आपने देखा भी होगा जब नाक में मतलब ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से सिर में भी दर्द होता है, साथ में यहाँ पर भी दर्द होने लग जाता है, बिकॉज नेजल पैसेज जो पीछे की तरफ है। तो नेजल पैसेज यहाँ पर है एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो एयर का टेम्परेचर बाहर कम है या ज़्यादा है, उसका जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर जो है हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है कंडीशनिंग होती है, यहाँ पर जो है मोशनिंग होती है। मोशनिंग होकर के फिर उसके बाद फेरिंग्स पे आता है और फेरिंग्स के बाद यहाँ नीचे पे आता है। अब नीचे जो है वो किस साइड जाए, इसोफेगस यानी स्टमक की तरफ या फिर यहाँ पे, तो वो जाता है ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि डायफ्राम है भाई, डायफ्राम जब नीचे की तरफ होता है तो प्रेशर वो घटा देता है और जब प्रेशर वो घटा देता है तो जिस साइड प्रेशर कम होता है एयर भी उसी साइड जाती है।
तो फेरिंग्स से होकर के वो लैरिंग्स पे जाती है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, इफ़ यू सी माई थ्रोट, या देखो ये बाहर निकला हुआ है, इसको कहते हैं हम एडम्स एप्पल। एंड मैं जितनी बार भी बोलूँगा देन आई फील वाइब्रेशन हियर, व्हाट इट मीन्स कि जितनी भी वॉइस बाहर निकलने लग रही है वो इस सोर्स से जो है बाहर निकलने लग रही है। एंड अगर इस सोर्स से बाहर निकलने लग रही है डेट मीन्स इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये ना हो तो हम भाई बोल नहीं पाएंगे। अगर आप भी देखेंगे तो जो थ्रोट है वो आपका फीमेल के केस में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मेल के केस में थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप मेरी आवाज़ देखेंगे वो रिलेटिवली जो है थोड़ी सी मोटी होगी, फीमेल की जो है रिलेटिवली शार्प होती है। कारण यही है, एडम्स एप्पल है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको हम, लैरिंग्स। उसके बाद में ट्रैकिया है। ट्रैकिया के साथ में सी शेप कार्टिलेज रिंग है। सी होता है ना ऐसा सी, और जो सी है उसमें एक साइड तो कार्टिलेज की रिंग है और एक साइड जो कुछ भी नहीं है। किस साइड नहीं है? इसकी पीछे वाली साइड, पीछे जो इसोफेगस है उस साइड नहीं है, ताकि ब्लॉकेज ना हो। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज, या फिर ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज कौन सा प्रेजेंट होता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट रिंग होती है। तो इनकम्प्लीट रिंग होती है, सी शेप होती है, और इस वजह से होता है ताकि जो ट्रैकिया जो है वो हमेशा खुला रहे, वो बंद ना हो। एंड यहाँ से जब ये यहाँ पर आता है, हमारा सेंटर का जो एरिया है यहाँ पर आता है, तो उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के बाद में हम इसको ट्रैकिया ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। ब्रोंकस सिंगुलर, ब्रोंकाई प्लूरल। एंड उसके बाद में दो अलग अलग लंग के अंदर चला जाता है। लंग जो है एक स्पॉन्जी टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकती है। उसके अंदर एक ब्रोंक्यूल ट्री है। देखो ब्रोंकस के अंदर क्या, ब्रोंकस जो है डिवाइड होकर एक ब्रोंकियल ट्री बना देता है। तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री है जिसमें अलग अलग ब्रांच हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन। फाइनली जाके जब एक लास्ट डक्ट बनती है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स से पहले जितनी भी डक्ट होती है किसकी, ब्रोंकाई की, वो सारी की सारी कार्टिलेज से सराउंडेड होती है। लेकिन जो ब्रोंक्यूल है वो कार्टिलेज रिंग से जो है सराउंडेड नहीं होती। जब ब्रोंक्यूल के पास आ जाती है तो ब्रोंक्यूल के एंड पे आता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। हमारे लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पर रियल में गैसियस एक्सचेंज होता है। और जो गैसियस एक्सचेंज है वो पर्टिकुलरली कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, जो एल्वियोलाई है वहाँ पर जो ऑक्सीजन आती है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसके नीचे जो ब्लड वेसल होगी, तो जो ब्लड वेसल है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली कम होगा। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके अंदर डिफ्यूजन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई की वो पास हो जाएगी कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो सराउंड किए हुए किसको, एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई जो है वो छोटे छोटे सैक है दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कैन रिलैक्स। दे आर सराउंडेड बाय द लॉट ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरीज के अंदर जब सराउंड होते हैं तो अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर अगर कम है, तो अंदर की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आ जाती है। सिमिलरली जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेशर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, एंड इसके अंदर जो CO2 होता है वो रिलेटिवली उसका जो प्रेशर है कम होता है। तो इसी वजह से CO2 जो है वो चली जाती है ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर जब चली जाएगी तो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल के अंदर जाएगी। ब्रोंक्यूल के बाद में जो ब्रोंकस जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनके अंदर जाएगी। फिर उसके बाद में ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से माउथ की तरफ भी जा सकती है एंड नेजल पैसेज की तरफ जा सकती है, और फाइनली नोज से जो है बाहर निकल जाती है। आई थिंक पैसेज जो है क्लियर हो गया होगा। एक मिनट रिवाइंड करते हैं। नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। जब ऐसा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी कैपिलरी के पास, कैपिलरी जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी वहाँ पर चली जाएगी, एंड CO2 जो है पास ऑन होकर के एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जो है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में यहाँ ऊपर लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद नेजल पैसेज एंड फाइनली जो है आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि चूँकि हम सांस बार बार में लेते रहते हैं तो देयर इज़ वेरी लेस टाइम फॉर द गैसेज एक्सचेंज। तो गैसेज एक्सचेंज का टाइम बढ़ाने के लिए क्या हमारे सिस्टम के अंदर कुछ अलग सिस्टम है? हाँ है। वो सिस्टम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम का, RV। नाम से समझो भाई, रेजिडुअल
वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर डेट रिसाइड इन, कहाँ, लंग के अंदर। तो लंग के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है हमेशा प्रेजेंट होती है, ताकि हम जो रैपिडली गैस एक्सचेंज करने लग रहे हैं उसके लिए पर्याप्त टाइम जो है वो मिल सके, ताकि गैस एक्सचेंज जो है वो आराम से हो सके। जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है तो ब्लड से हार्ट के पास, और हार्ट से जो है डिफरेंट टिश्यू के पास पहुंच जाती है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड के अंदर आई है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, O2 का ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, तो 97% HbO2 बनता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो सर्कुलेट करता है, हर जगह पहुंचाता है ऑक्सीजन को। और दूसरा जो 3% है वो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होके जो है पास ऑन हो जाता है, डिफ्यूज। ये ऑक्सीजन जो है जब लंग के पास जाती है तो लंग से ब्लड के अंदर होती हुई सारे टिश्यू तक पहुंच जाती है। टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो टिश्यू होगा उस टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर वो ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा। अब ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हमेशा होती रहती है, तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो सेलुलर ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा होगा। जब वो ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी तो होनी है ही। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ज्यादा होगा। तो CO2 ज्यादा क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा हुआ है। जो इसके पास ब्लड आएगा ब्लड कैपिलरी के द्वारा, उस ब्लड कैपिलरी के द्वारा जो ऑक्सीजन होगी तो उसमें पार्शियल प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर पास हो जाएगी और यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो रिलेटिवली कम है। तो जब CO2 का प्रेशर कम है, यहाँ पर टिश्यू के अंदर ज़्यादा है, तो इसी वजह से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो टिश्यू है वहाँ से जो गैस जो है वो पास हो जाएगी और कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड के अंदर। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, तो अराउंड 70% इन कार्बोनेट फॉर्म, यानी कि जो CO2 है वो कंबाइन हो जाती है किसके साथ में? वाटर के अंदर, और H2CO3 जो है वो बन जाता है, और H2CO3 आगे चल के H पॉजिटिव अलग हो जाता है HCO3। तो हमें अगर ये देखना कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? HCO3 जो है वो देखेंगे। अराउंड 70% ऑफ CO2 इसी फॉर्म में होती है। दूसरा भाई 23% ऑफ CO2 जो है वो प्रेजेंट होती है HbCO2, कार्बामाइन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से 7% जो बचा हुआ है वो डिफ्यूज हो जाती है, डायरेक्टली डिफ्यूज। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अगर मापनी हो तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी हीमोग्लोबिन के पास, ठीक है, अगर वो लंग से बाहर जाने लग रही है। एंड अगर टिश्यू की साइड देखेंगे तो टिश्यू के साइड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू के साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होगी? कार्बोनेट की फॉर्म में होगी। एंड ब्लड से होते हुए कहाँ पर जाएंगे? एल्वेलाई के पास, और जब एल्वेलाई के पास जाएंगे तो CO2 जो है वो डिफ्यूज होकर यहाँ पे चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन जो है यहाँ से डिफ्यूज होकर इसके अंदर आ जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से दोनों जगह जो है एक्सचेंज जो है वो हो पाता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो है CO। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली जो CO2 और CO में डिफरेंस क्या है? ये डाई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ही है ना भाई, ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा लिथल है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे पेट्रोल फ्यूल जब भी बर्न होता है, या फिर लकड़ियाँ या फिर कोयला बर्न होता है, तो उस टाइम पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव मोर बाइंडिंग एफिशिएंसी टू हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू CO2।
तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दरवाजे बंद करके अंगीठी जलाए हुए है या फिर लकड़ियों को जलाने लग रहा है, तो उस टाइम पे जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो सांस के द्वारा बॉडी के अंदर चली जाएगी, एंड बॉडी के अंदर जाने के बाद जो है वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी, तो ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड उसकी वजह से नोजिया, अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लंबे टाइम तक ऐसे चलता रहे तो पर्सन की डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलेटिवली मोर हमारे लिए जो है लीथल हो सकती है। सो अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।